नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज मंत्रिमंडल की शपथ हो गई और मंत्रिमंडल की शपथ के पहले जो लोग भी ये बोल रहे थे कि भाई इस बार तो ये कमज़ोर सरकार आ रही है, तो ये तो दिखा कि पूरे मंत्रिमंडल में कहीं से भी किसी को भी ये कहने का अवसर नहीं मिल सकता कि नरेंद्र मोदी के तेवर किसी भी प्रकार से ढीले पड़े हैं, क्योंकि जो भी सहयोगी हैं, बड़े सहयोगी हैं, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो तो एक एक ही लिए गए हैं। ये अलग बात है कि जीतन राम मांझी को जरूर पुरस्कार दे दिया गया है कि एक पोस्ट के होते हुए भी उनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है, लेकिन बाकी कैबिनेट मिनिस्टर जेडीयू से एक ललन सिंह बने, बाकी उनको जो है स्टेट मिनिस्टर एक और मिल जाएंगे। इसी तरह से के राम मोहन नायडू जो है वो तेलुगु देशम से बने, उनको भी एक मिल जाएंगे स्टेट मिनिस्टर। बाकी एचडी कुमारस्वामी को कहा जा सकता है क्योंकि वो बहुत सीनियर है, कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो एचडी कुमारस्वामी को स्थान मिल गया। और आपने देखा होगा कि एनसीपी से किसी को स्थान नहीं मिला, स्थान मिला है तो हाँ ठीक है, शिवसेना से स्थान मिल गया है। तो जो लोग छाल मार रहे थे, जो लोग ये बार बार बोल रहे थे कि अरे भाई नरेंद्र मोदी तो अब जो है उसको तो बिल्कुल चाकरी करनी पड़ेगी नायडू की और नीतीश कुमार की, ओ भाई लोग, आप सब लोग जो है वो ये कैबिनेट देख लो कि किस तरह की कैबिनेट बनी है। इसमें जो भी पुराने लोग थे बीजेपी के वो लगभग सभी आ गए हैं। दो इसमें से मिसिंग दिख रहे हैं, वो एक तो अनुराग सिंह ठाकुर इसमें मिसिंग दिख रहे हैं, दूसरे राजीव चंद्रशेखर इसमें मिसिंग दिख रहे हैं, जो बड़े लोग थे उसमें। थोड़ी जो सरप्राइज़ है तो वीरेंद्र सिंह खटिक जो है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के, उनको जरूर बना दिया गया है फुल फ्लेज मिनिस्टर, ये थोड़े आश्चर्य की बात है। जुएल ओराम को भी बना दिया गया है फुल फ्लेज मिनिस्टर। उड़ीसा का भाई इतना रिप्रेजेंटेशन है, अश्विनी वैष्णव भी उड़ीसा के कैटेगरी, उड़ीसा के कोटे में आ गए हैं। उड़ीसा में तो देखिए सही बात ये बताएं कि जय जगन्नाथ से ही इस बार भारतीय जनता पार्टी का उद्धार हुआ है, जय श्री राम से नहीं हुआ है, जय जगन्नाथ से हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई केशवदेव मंदिर के उस पर लग जाओ। जगन्नाथ जी ने आपका, यानी जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं या भगवान कृष्ण के ही प्रतिरूप हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के साथ में पूजा जो की जाती है पुरी में, वो भाई बहनों की जाती है, यानी कि वहाँ भगवान जगन्नाथ हैं कृष्ण जी और साथ में बलराम जी हैं और उनकी बहन सुभद्रा जी हैं, इनकी पूजा होती है वहाँ पे। खैर वो तो हो गई उड़ीसा की बात। लोग कह रहे थे कि अन्नामलाई को मिनिस्टर बनाया जाएगा, अन्नामलाई को मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो इसलिए वहाँ पर जो बहुत सारे लोग लगे हुए थे उन्होंने देख लिया कि भाई बीजेपी जो है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है, 11% से ऊपर उसका वोट हो गया है और पूरे अलायंस का वोट 18% से ऊपर हो गया है, जो कि अभूतपूर्व है, जबकि इसमें अन्ना डीएमके और डीएमके कोई भी शामिल नहीं है। जब कभी भी पहले भी कोई अलायंस हुआ था तो पहली बार इस तरह का अलायंस हुआ है जिसमें 11% से ऊपर डबल फिगर में, डबल डिजिट में वोट शेयर आ गया है, जैसा कि अन्नामलाई ने प्रॉमिस किया था। तो अन्नामलाई जो है वो इस कैबिनेट में नहीं है। एक और आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि साहब के यूपी में मुझे लगता है कि योगी जी की राह में कांटे और बो दिए गए हैं। कैसे? कोई भी ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं बनाया गया है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कलराज मिश्रा के बाद से तो ऐसा ही होता रहा है, लेकिन इस बार आपने देखा है ना किस प्रकार वहाँ पे पूरा का पूरा नैरेटिव चला है और किस प्रकार ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को अमेठी और रायबरेली हराया है बुरी तरह से, बुरी तरह से। जी हाँ, 3 लाख से ऊपर से रायबरेली हारे। क्यों हारे हैं? रायबरेली और अमेठी जो है सर्वाधिक ब्राह्मण पॉपुलेशन वाली 2 ऐसी सीटें हैं जिन्हें आप ब्राह्मणों की सपोर्ट के बिना किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। तो ये जो बैलेंस है ये बनाने से इनसे रह गया और योगी जी को फ्री हैंड अभी भी दे नहीं रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो है
वो पूरी हिंदी पट्टी से एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और जगत प्रकाश नड्डा कैसे ब्राह्मण हैं आप सभी जानते हैं, अंग्रेज ब्राह्मण हैं, वो अंग्रेजी बोलने वाले। उनको आपने कभी जो है वो देखा नहीं होगा कि किसी पूजा अनुष्ठान में विधि पूर्वक बैठ के कुछ कर रहे हों। तो भाई जगत प्रकाश नड्डा जो है वो पूरी हिंदी वर्ल्ड के एकमात्र ब्राह्मण रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बात नोटिस की जाएगी और इसलिए अभी 7-8 स्थान बाकी हैं बाद में, तो मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, ये बतौर आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अगर मिस हो गई हो तो मैं आप लोगों के, भारतीय जनता पार्टी वालों के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये देख लें आप, और यदि समय रहते सुधार हो सके 2-4 महीने बाद हो जाए तो इसको कर लें, ऐसी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा के कैबिनेट में आने के बाद से एक बात तो और पक्की हो गई कि भाई अध्यक्ष तो बदलेगा, अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, किसके सर पर ताज पहनाया जाएगा। ये कहा जा रहा था कि भाई अमित शाह को वापस वो सीट दी जा सकती है, तो अमित शाह भी मंत्री बन गए। CR पाटिल की बात हो रही थी तो CR पाटिल भी मंत्री बन गए। तो अब कौन होगा, किसके सर पर ताज रखा जाएगा? नितिन गडकरी की कई लोग बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह की कई बात कर रहे थे, सारे के सारे मंत्री बन गए। तो अब अध्यक्ष कौन बनेगा, यह यक्ष प्रश्न अब खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो संगठन की कल पुर्जे कसने के लिए उसकी जो है ढीली पड़ी हुई जो पेंच है, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं उनमें, तो उसके लिए क्या किया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है कि किसको बनाया जाएगा। अगर फिर से JP नड्डा जैसे डमी को बनाने की बात हो रही है तो भाई मामला जो है वो बैठेगा नहीं। यहाँ पे अत्यंत कर्मठ और ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी जो है पूरी स्वीकार्यता हो। अब यदि अपने स्वभाव में परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हाँ भाई वो जो भी व्यक्ति है जिसको भी बनाया जाएगा अध्यक्ष, वो साथ में मंत्री भी बना रहेगा, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद जो ऐसा पूर्णकालिक पद है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय 22 राज्यों में है। 22 राज्यों में या तो उसकी स्वयं की सरकार है या उसके सहयोगियों की सरकार है। इसमें कुछ जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो भी सम्मिलित हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न अब उठ खड़ा होने वाला है कि आखिरकार कौन बनेगा भाजपा अध्यक्ष। और अब हम देखेंगे कि इसी प्रश्न से सारे लोग जो हैं वो अपनी चर्चा करते रहेंगे लगातार कि भाई अध्यक्ष किसको बनाना है, अध्यक्ष कौन बनेगा। या फिर यदि इन्होंने तय कर रखा है कि भाई नहीं 4-6 महीने तो ऐसे ही चलने दो, ये 4-6 महीने वाला मामला कई स्थानों पर हुआ और वहाँ नुकसान हुआ। 4-6 महीने वाला जो काम है वो सबसे, अगर इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो देखिए आप, वो नुकसान हुआ राजस्थान में। राजस्थान में क्यों नुकसान हुआ? राजस्थान में जो CP जोशी जो है, जो तीसरी बार सांसद बन गए हैं, वो वहाँ के अध्यक्ष थे और आपने भजन लाल शर्मा को वहाँ पर बनाया मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही CP जोशी ने अपना इस्तीफ़ा प्रपोज कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप इसको जो जातीय बैलेंस है वो कर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसका नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। जो VD शर्मा अध्यक्ष थे, सांसद भी बने, उनको जो है वो मंत्रिमंडल में लिया भी नहीं गया। वो अभी भी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और बतौर अध्यक्ष वो और CM मोहनलाल यादव, डॉक्टर मोहनलाल यादव, उनमें जो है वो पूरा इतना ज़बरदस्त तारतम्य रहा कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें जो है वो आ गई। अभी उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी चुनना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री में बात अब आरंभ होगी संभवतः कि उसको वहाँ किसको बनाया जाएगा। सत्यनारायण सामल वहाँ पे उनके अध्यक्ष हैं, अब सत्यनारायण सामल को बनाया जाएगा या किसी और को बनाया जाएगा। ये तो पक्का हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं बनने वाले हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और न बैजयंत पांडा बनने वाले हैं, क्योंकि बैजयंत पांडा भी MP हैं। MP को ही बनाना होता तो धर्मेंद्र प्रधान को ही बना देते, तो बैजयंत पांडा का नाम भी नहीं आया लिस्ट में। और हमने ये भी देखा कि पश्चिम बंगाल से भी
कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में मुझे तो कोई नाम नहीं दिखाई पड़ा। आपको कोई दिखाई पड़ा हो तो आप बता दें। कई लोग बात कर रहे थे कि भाई शांतनु सरकार जो है वो या फिर आपके सुकांत मजूमदार, इनको कैबिनेट में लिया जाएगा। देखिए, स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा वो बात अलग है। स्टेट मिनिस्टर में उनका नाम है। जिस समय मैं ये बना रहा हूँ तब तक स्टेट मिनिस्टर की लिस्ट नहीं आई है मेरे पास। तो स्टेट मिनिस्टर से कोई अंतर नहीं पड़ता। जो मैटर करता है वो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर इन स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यही मैटर करता है। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है कि भाई कुछ चुनौतियां जो हैं उनको पूरा कर लिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट जो है उसमें दबाव किसी का नहीं चला है। कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट जो है वो पूरी तरह से ये संकेत देती है कि आगे आने वाले जो 5 साल हैं वो बैटिंग उसी प्रकार होगी जिस प्रकार से हो रही थी। लेकिन जो संगठन का प्रश्न है वो अभी मुंह बाए खड़ा हुआ है। संगठन का प्रश्न यदि ठीक से संभाला नहीं गया तो भाई 2029 में तो भाई मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। 3 प्रदेशों के चुनाव तो तुरंत ही आने वाले हैं। अगले 1 वर्ष के अंतराल में कम से कम 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। और 5 राज्य वो भी महत्वपूर्ण राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो बिहार है, उसमें झारखंड है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें महाराष्ट्र के बाद फिर आपका हरियाणा है, उसके अंदर इन सारे प्रदेशों के चुनाव होने। तो इन पर भी ध्यान देने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष अत्यंत आवश्यक है। और पूर्णकालिक अध्यक्ष ऐसा जो पूरी तरह से उसको स्वतंत्रता दी जाए, फ्री हैंड दी जाए, काम करे वो, और जगत प्रकाश नड्डा की तरह रबर स्टैंप ना हो। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बिल्कुल थम्स अप है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।